नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कंपनी पैसा रेज करती है? क्या ये हमेशा लोन के माध्यम से होता है या शेयर को बेचकर होता है? क्या आप सभी फाइनेंशियल जार्गन से कंफ्यूज हैं, जैसे कि डिवेंचर, वारंट्स, हाइब्रिड, इन सभी का क्या मतलब है? या आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो, लेकिन वरीड है कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फाइनेंस के वर्ल्ड में जाने वाले हैं और कुछ फैसिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझने वाले हैं, जिसको हम लोग जैसे कि कन्वर्टेबल डिवेंचर है, वारंट्स है या हाइब्रिड सिक्योरिटी है। ये सभी फाइनेंशियल टूल जो है गेम चेंजर होता है कंपनीज के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। तो आइए दोस्तों, ब्रेक डाउन करते हैं किस प्रकार से ये काम करते हैं और क्यों ये मैटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा जेवी एनसीआईबी मेड सिंपल चैनल और आज इस कंसेप्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से जो कि क्लियर होगा, इंगेजिंग होगा, चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 3 मेन चीज़ कवर करेंगे। कैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर और वारंट जो है कंपनी को हेल्प करता है कैश फ्लो को मैनेज करने में, रिस्क को मैनेज करने में। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्या ड्रॉबैक है, क्या बेनिफिट्स है, और हमारा जो हाइब्रिड सिक्योरिटी का जो इनोवेटिव वर्ल्ड है जो कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन करता है, इसे कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, गेट रेडी टू लर्न हाउ दिस टूल कैन हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल, इन्वेस्टर मैनेज रिस्क एंड बोथ साइड पोटेंशियली अचीविंग देयर फाइनेंशियल गोल। तो फ्रेंड्स, बकल अप कीजिए और रेडी हो जाइए एक क्रैश कोर्स के लिए मॉडर्न फाइनेंस में। ये जो हमारा हाइब्रिड फाइनेंस है, इसमें दोस्तों यूनिट 19 से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके आईवीएफ के एग्जामिनेशन में। इसको हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे और लास्ट में आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा ताकि आप कंसेप्ट को रिवाइज कर पाएं। तो पूरे वीडियो को अंतिम तक देखिए और यदि आपको किसी प्रकार का सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा की पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हाइब्रिड सिक्योरिटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ समझाया जा रहा है कि इट कंबाइंस द डेप्ट एंड इक्विटी फीचर, यानी ये जो है हमारा डेप्ट और इक्विटी फीचर को कंबाइन करता है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो देखिए, हाइब्रिड सिक्योरिटी एक इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे डेप्ट और स्टॉक के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करता है। तो इस यूनिक कॉम्बिनेशन के कारण बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला एडवांटेज क्या है कि जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल डेप्ट होता है जिसमें रिजिड रिपेमेंट स्केड्यूल होता है, लेकिन हाइब्रिड सिक्योरिटी कंपनी को अलाउ करता है कि वो डेप्ट सर्विस पेमेंट को ना पोस्टपोन करे चैलेंजिंग इकोनॉमिक टाइम में, जैसे पैंडेमिक आ गया उस वक्त। दूसरा पॉइंट है कि ये सभी पार्टीज को बेनिफिट करेगा। इन्वेस्टर को कैसे बेनिफिट करेगा? इन्वेस्टर के लिए क्या होगा कि हायर रिटर्न का पोटेंशियल होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेप्ट, क्योंकि इसमें इक्विटी का भी फीचर होता है। शेयर होल्डर के लिए क्या फायदा होगा कि यहाँ पे जो है ऑनरशिप का जो डाइल्यूशन है वो कम हो जाएगा, जो कि तब होता है जब हम नए इक्विटी को इशू करते हैं। कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है बिना एग्जिस्टिंग शेयर वैल्यू को इम्पैक्ट किए हुए। और इशूअर को क्या बेनिफिट मिलेगा, यानी कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलेगा? उन्हें कैपिटल मिलेगा बिना अपने डेप्ट बर्डन को बढ़ाए हुए। ये बेनिफिशियल होता है कंपनी के लिए जो कि ट्रेडिशनल लोन के लिए क्वालिफाई नहीं होती है डेप्ट लेवल के कारण। नेक्स्ट बेनिफिट है कैपिटल स्ट्रक्चर को, और ऑब्वियसली बात है ये हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है। हाइब्रिड सिक्योरिटी अलाउ करता है कंपनी को कि वो बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर को अचीव करे। कैसे? डेप्ट और इक्विटी दोनों को इनकॉर्पोरेट करे। ये जो बैलेंस अप्रोच है ना, ये फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। फिर मार्केट पॉपुलैरिटी तो आप जानते ही हैं, भारत का जो मार्केट है वो हाइब्रिड सिक्योरिटी को एक्टिवली यूटिलाइज करता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये सभी पॉपुलर चॉइस हैं। दूसरा हमारा एडवांटेज है कि रिपेमेंट का फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलता है, राइट। यानी कि हाइब्रिड सिक्योरिटी जो होते हैं उनके पास वेरिएबल मैच्योरिटी डेट है, यहाँ लिखा है ना वेरिएबल मैच्योरिटी डेट, मतलब कि रिपेमेंट का हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। तो इनका वेरिएबल मैच्योरिटी डेट होता है जिससे कंपनी चूज कर सकती है एक रिपेमेंट स्केड्यूल को जो कि उनके फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्शन से अलाइन होगा। उसके साथ साथ कॉल ऑप्शन जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अर्ली रिडेम्पशन का। फिर दोस्तों, एक और एडवांटेज है कि इनका जो कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो एडजस्टेबल है। कुछ हाइब्रिड सिक्योरिटी का एडजस्टेबल कूपन रेट होता है जो कि फ्लक्चुएट करता है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, राइट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है हम इंटरेस्ट पेमेंट में एडजस्टमेंट को अलाउ करता है, तो ये दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, राइट। चलिए, तो ये सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम लोग इक्विटी वर्सेस डेप्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जो ऑनर्स हैं उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं। ऑनर्स में कौन कौन हो सकते हैं? प्रमोटर्स हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। जबकि डेप्ट का मतलब एक लोन होता है जिसमें फिक्स क्लेम होता है कैश फ्लो पे और एसेट पे।
तो इक्विटी होल्डर का ना एक रेसिडुअल क्लेम होता है। रेसिडुअल क्लेम का मतलब क्या हुआ कि डेप्ट की ऑब्लिगेशन के बाद क्या जो बचा रह गया उसे रेसिडुअल क्लेम कहते हैं और मैनेजरियल कंट्रोल होता है। हाइब्रिड फाइनेंसिंग की बात करें दोस्तों तो ये इक्विटी और डेप्ट दोनों के फीचर को कंबाइन करता है, ये अल्टरनेटिव ऑफर करता है इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में। देखिए कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझा रहा हूं। ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी भी आएगा, डेप्ट भी आएगा। इक्विटी फाइनेंसिंग आएगा ऑनर से जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी होल्डर के पास रेसिडुअल क्लेम होता है कंपनी के कैश फ्लो और एसेट का, मतलब उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है जो चीज डेप्ट ऑब्लिगेशन के बाद जो बच जाता है वो इक्विटी वाले को मिलता है। साथ ही साथ उनके पास वोटिंग राइट होता है और वो मैनेजरियल कंट्रोल भी एक्सरसाइज करते हैं कंपनी पे। लेकिन दूसरी तरफ डेप्ट फाइनेंसिंग जो है लोन से आता है, बॉन्ड से आता है जो कि कंपनी ने इशू किया है। डेप्ट होल्डर का फिक्स क्लेम होता है कंपनी के कैश फ्लो पे और एसेट पे, मतलब उनको एक प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा चाहे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा भी क्यों ना हो। उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, कोई मैनेजरियल कंट्रोल नहीं होता। हम लोग डेप्ट की बात कर रहे हैं। हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में रिलाई करता है। ये कंपनी को एक तरीका ऑफर करता है कि वो कैपिटल को रेज करे जिसमें इक्विटी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो और डेप्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, प्रेफरेंस कैपिटल, वारंट, कन्वर्टेबल डिवेंचर, राइट। तो ये सभी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं कंपनी को भी और इन्वेस्टर को भी। कंपनी को अलाउ करते हैं कि वो कैपिटल को रेज कर सके बिना एडिशनल डेप्ट बर्डन लिए हुए, और इन्वेस्टर को पोटेंशियल ऑफर करते हैं कि हाई रिटर्न का एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेप्ट। समझ में आया दोस्तों? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो एडवांटेजेस में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका हायर यील्ड है, राइट। इसका 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 एडवांटेज आप देख सकते हैं कि हायर यील्ड है इसका। हाँ, इट हैज हायर यील्ड। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें कि लेस वोलेटाइल मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हाइब्रिड सिक्योरिटी जो है कुछ बेनिफिट ऑफर करता है कंपनी के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका कि हाइब्रिड सिक्योरिटी जो है इन्वेस्टर को हाई पोटेंशियल रिटर्न ऑफर करता है ट्रेडिशनल डेप्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इक्विटी लाइक फीचर होता है इसका और इसमें वोलेटिलिटी भी कम होती है। तो ये तो इन्वेस्टर के लिए हो गया। कंपनीज के लिए क्या फायदा होता है कि कंपनी बेनिफिट करती है हाइब्रिड सिक्योरिटी को इशू करके, क्योंकि ये कैपिटल रेज कर पाती है बिना एडिशनल डेप्ट बर्डन लिए हुए, ठीक है। और साथ ही साथ जो पोटेंशियल होता है हायर यील्ड का एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेप्ट, वो हाइब्रिड सिक्योरिटी को एक अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग ऑप्शन बनाता है। डिसएडवांटेज क्या है? तो जो हाइब्रिड सिक्योरिटी का कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो ड्रॉबैक हो सकता है। इन्वेस्टर के लिए क्या डिसएडवांटेज है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। इन्वेस्टर के लिए देखिए डेप्ट और इक्विटी फीचर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो हाइब्रिड सिक्योरिटी को वैल्यू करना और रिटर्न को कैलकुलेट करना ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। इस कारण से ये रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के लिए बहुत ही कम सुटेबल होता है जो कि सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं। और कंपनी के लिए क्या डिसएडवांटेज है? जब भी कोई कंपनी लो फाइनेंसिंग कॉस्ट को ऑफर करती है, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेप्ट, तो जो हाइब्रिड सिक्योरिटी का जो कॉम्प्लेक्स नेचर है ना, वो उसको खर्चीला एक्सपेंसिव बना देता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंपल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो ये पॉइंट है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलता हूं और समझाता हूं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है आपको कि कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी होते हैं, जिसको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर, वारंट, कन्वर्टेबल डिवेंचर और एफसीसीबी यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं। तो इसको आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और लास्ट में हमारा मेजेनाइन फाइनेंसिंग, इसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर का एडवांटेज की बात करते हैं, राइट। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पास हायर क्लेम होता है, राइट। ऑफर हैज अ हायर क्लेम ड्यूरिंग कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब क्या हुआ इसका कि जो एसेट पे हायर क्लेम होता है लिक्विडेशन के दौरान या रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एज प्रोवाइड करता है ओवर कॉमन शेयर होल्डर, ठीक है। मतलब एक तो कॉमन शेयर होल्डर हो गए और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, तो एसेट पे जो क्लेम है उनका ज्यादा होता है, चाहे कंपनी जो है लिक्विडेशन में ना जाए। इवन दो कंपनी रेयरली गो टू द लिक्विडेशन, ये प्रायोरिटी फीचर जो है ना, ये कुछ सिक्योरिटी ऑफर करता है प्रेफरेंशियल इन्वेस्टर को। दूसरा है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब हुआ कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से सिमिलर है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो प्रेफरेंस शेयर के क्रेडिट वर्दिनेस को एक्सेस करती है, जो कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी के द्वारा इशू किया गया है, वो कितना क्रेडिट वर्दी है, इसे एक्सेस करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां करती हैं। तो वो इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि वो पता कर सके कि क्या क्या रिस्क
एसोसिएटेड है इन सभी हाइब्रिड सिक्योरिटी एजेंसी का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल प्रेफरेंस शेयर क्लासेस। क्या मतलब हुआ कि कंपनी जो है अलग अलग क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो ये क्लासेस जो है हो सकता है कि हमें अलग डिविडेंड रेट दे, अलग वोटिंग राइट दे, डिफरेंट क्लेमिंग प्रायोरिटी दे। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी जो है एक सीनियर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से सीनियर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है जिसमें हायर फिक्स डिविडेंड रेट होता है, हायर प्रायोरिटी होता है ओवर जूनियर क्लास, ठीक है। तो ये सभी एडवांटेज हैं। यदि प्रेफरेंस शेयर के अंदर प्रायोरिटी की बात करें तो ये जो सीनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अप्लाई होता है प्रेफरेंस शेयर के अंदर। सीनियर प्रेफरेंस शेयर का प्रायोरिटी होता है ओवर जूनियर क्लास, चाहे डिविडेंड पेमेंट की बात हो या एसेट पे क्लेम की बात हो ड्यूरिंग लिक्विडेशन, ठीक है। और वोटिंग राइट की बात करें तो कॉमन इक्विटी शेयर की तरह नहीं है ये जो कि वोटिंग राइट के साथ आता है। प्रेफरेंस शेयर में लिमिटेड होता है या नो वोटिंग राइट होता है, लेकिन दोस्तों प्रेफरेंस शेयर के कुछ क्लासेस में वोटिंग राइट होता है अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। ये बातें समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच्योरिटी डेट की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर को आप मैच्योरिटी के साथ या बिना मैच्योरिटी का इशू कर सकते हैं। जो हमारा परपेचुअल या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है उनके पास कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है, मतलब कंपनी को उन्हें रिडीम नहीं करना होता है स्पेसिफिक टाइम में। वही कहा जा रहा है कि जो परपेचुअल या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है दे डू नॉट हैव एनी मैच्योरिटी डेट, मीनिंग द कंपनी डज नॉट हैव टू रिडीम देम एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर कौन कौन से होते हैं। एक तो हमने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात की, एक हमने बात की सीनियर प्रेफरेंस शेयर की, राइट। अब की पॉइंट्स को समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के डेफिनेशन को समझते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि जो लीगल डेफिनेशन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, जो कि हमारे सेक्शन 43 में आउटलाइन है कंपनीज एक्ट 2013 में, तो ये क्लैरिफाई करता है कि प्रेफरेंस शेयर जो इन सभी हाइब्रिड सिक्योरिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। पहला क्या कर रहा है, डिविडेंड पेमेंट। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है डिविडेंड पेमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो फिक्स डिविडेंड रिसीव करेगा, या तो सेट अमाउंट के रूप में या अपने इन्वेस्टमेंट में फिक्स रेट के रूप में। तो ये डिविडेंड जो है टैक्सेबल भी हो सकता है या टैक्स फ्री भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। इंपॉर्टेंटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना डिविडेंड जो है मिलेगा बिफोर एनी डिविडेंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ, मतलब इनको पहले मिलेगा, कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बाद में मिलेगा, समझे? वही कहा जा रहा है। अच्छा, और एक और पॉइंट समझिए कि यदि मान लीजिए कंपनी लिक्विडेट हो रही है या कैपिटल रिपेमेंट करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रायोरिटी होता है कॉमन शेयर होल्डर पे व्हेन इट कम्स टू गेटिंग देयर इन्वेस्टेड कैपिटल बैक। साथ ही साथ कंपनी का जो मेमोरेंडम है या जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये स्पेसिफाई करेगा फिक्स प्रीमियम या प्रीमियम बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड स्केल जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव करते हैं अपने इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के टॉप पे। तो आपको ये लीगल प्रोविजन समझ में आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको टाइप्स पे ले चलता हूँ, टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर के। तो देखिए दोस्तों, टाइप्स में समझाया जा रहा है, एक तो है हमारा कुमुलेटिव, एक है हमारा हाइब्रिड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है हमारा हाइब्रिड प्रेफरेंस शेयर। हाँ, तो देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना वो एक फिक्स डिविडेंड पे आउट ऑफर करेगा जो कि एक्यूमुलेट होगा यदि दैट विल एक्यूमुलेट इफ कंपनी फेल्स टू पे इन अ पार्टिकुलर ईयर। मान लीजिए कंपनी ने एक साल में पेमेंट नहीं किया तो वह एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो अनपेड डिविडेंड है वो एक्रू होते रहेगा और उसे हमें फुल सेटलमेंट करना पड़ेगा इससे पहले कि डिविडेंड को कॉमन शेयर होल्डर में हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या फायदा है कि ये एक फिक्स डिविडेंड पे आउट ऑफर करता है जो कि एक्यूमुलेट होगा यदि कंपनी जो है एक पार्टिकुलर ईयर में पे नहीं कर पाएगी। जो अनपेड डिविडेंड है वो एक्रू होगा और उसे सेटल करना पड़ेगा फुल में इससे पहले कि डिविडेंड को हम कॉमन शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करें। ये जो एक्यूमुलेशन फीचर है ये कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है इन्वेस्टर के लिए एज कंपेयर टू नॉन कुमुलेटिव शेयर। कंपनी इन सभी अनपेड डिविडेंड को रिकॉर्ड करेगी कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में अपने बैलेंस शीट में। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यदि कंपनी डिविडेंड जो है नहीं पे कर पाती है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे 2 या 2 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए, तो उन सभी शेयर के जो होल्डर होंगे उन्हें वोटिंग राइट मिल जाएगा सारे कंपनी के रिजोल्यूशन में, समझे? वही कहा जा रहा है कि द होल्डर गेन वोटिंग राइट आफ्टर 2 ईयर ऑफ मिस डिविडेंड। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि ये शेयर भी एक फिक्स डिविडेंड ऑफर करता है, लेकिन यदि कंपनी एक डिविडेंड पेमेंट को स्किप करती है एक साल में तो जो मिस्ड अमाउंट है वो लॉस्ट हो जाता है, समझे? मतलब कि कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता है अनपेड डिविडेंड का। इसका मतलब कि इन द ईयर्स जिस साल कंपनी ने परफॉर्म अच्छा किया और अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया तो नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर केवल करंट ईयर डिविडेंड ही रिसीव करेगा, किसी
पिछले साल के डिविडेंड को रिसीव नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको ये दो तरह का प्रेफरेंस शेयर समझ में आया, ठीक है। इन्वेस्टर चूज कर सकते हैं वो ऑप्शन को जो कि उनके लिए उनके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, उनके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से सबसे बेस्ट है। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के पास पोटेंशियल होता है कि हाई रिटर्न ऑफर करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन इसमें लो फिक्स डिविडेंड भी होता है एज कंपेयर टू नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमें समझाया जा रहा है जो कि है हमारा एडिशनल टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो एडिशनल टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आप देख सकते हैं कि ये सभी देखिए यहाँ पे एडवांटेज बताया गया था प्रेफरेंस शेयर में। एक होता है हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो एक होता है रिडीमेबल, एक होता है नॉन रिडीमेबल, राइट। तो क्या रीज़न है प्रेफरेंस शेयर को इशू करने का? ये हमारे कैपिटल एक्विजिशन को इंप्रूव करता है किसी अनइंटरेस्टेड प्राइमरी मार्केट में। ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है कि वो पोटेंशियल रिडेम्पशन ऑफर करे और प्रायोरिटी ऑफर करे ओवर कॉमन शेयर, ठीक है। अब देखिए हिस्टोरिकल डिक्लाइन हुआ है प्रेफरेंस शेयर के पॉपुलैरिटी में। इन्वेस्टर गेन जो है कम हो गया है एज कम्पेयर टू ब्रॉडर मार्केट। टैक्स बेनिफिट कम हुआ है कंपनीज के लिए एज कम्पेयर टू डिवेंचर इंटरेस्ट, राइट। अब देखिए नॉन रिडेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इनके पास कोई सेट मैच्योरिटी डेट नहीं होता है और इसको भी कंपनी के द्वारा रिडीम नहीं किया जा सकता अपने डिस्क्रिप्शन पे। इसे रिडीम किया जाएगा कंपनी के लिक्विडेशन के दौरान ही, राइट। तो इसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब कंपनी जब लिक्विडेट होगी तभी जाके आप उससे क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक होता है हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो रिडेमेबिलिटी में दो आता है, एक होता है नॉन रिडेमेबल, एक होता है रिडीमेबल। नॉन रिडेमेबल में क्या होगा कि ये परपेचुअल है, मतलब इनके पास कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं होता है और कंपनी रिडेम्पशन फोर्स भी नहीं कर सकती। भारतीय कंपनी को प्रोहिबिट किया गया है कि इस तरह का कोई शेयर इशू करे। मतलब भारतीय कंपनी जो है ना नॉन रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू ही नहीं करती है। देखिए यहाँ लिखा गया ना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो यही है रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। अच्छा दूसरी बात है कि हमारा रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि ये प्रेफरेंस शेयर का एक मैच्योरिटी डेट होता है और कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो रिडीम करे उस समय पे। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने जनरल लिमिट डाला है 20 साल का। कितने साल का है दोस्तों? 20 ईयर्स का, ठीक है। तो 20 साल का हमारा लिमिट डाला है मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कुछ हमारे पास रिलैक्सेशन है। कन्वर्टेबिलिटी में के टर्म्स में बात करें तो कन्वर्टेबिलिटी के टर्म्स में दोस्तों भी यहाँ भी हमारे पास दो आता है, ठीक है। दो पॉइंट आता है दोस्तों कन्वर्टेबिलिटी में। एक होता है कन्वर्टेबल, एक होता है कन्वर्टेबल, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और एक होता है हमारा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, वो भी देख लीजिए। कन्वर्टेबल वाला क्या होगा कि होल्डर को एक राइट मिलता है कि वो उसको कॉमन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकेगा और नॉन कन्वर्टेबल को आप जो है कॉमन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, राइट। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको। अब आगे पॉइंट देखते हैं कि क्यों हम प्रेफरेंस शेयर को इशू करें। देखिए कुछ कारण है, रीजन फॉर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। पहला कारण है कि ये यदि मान लीजिए प्राइमरी मार्केट जो कॉमन इक्विटी शेयर को इशू कर रही है वो बहुत ही कमजोर है या इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा अनइंटरेस्टिंग है, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर को यूज करती है अल्टरनेटिव मेथड के लिए, कैपिटल को रेज करने के लिए। यही पॉइंट बताया जा रहा है कि अनइंटरेस्टेड प्राइमरी मार्केट। तो जो फिक्स डिविडेंड है, जो प्रेफरेंशियल राइट है, वो प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा अपीलिंग बनाइए कुछ इन्वेस्टर को ऐसे सिचुएशन में। दूसरा कारण है इन्वेस्टर अट्रैक्शन। मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर जो है ना एक तरीका हो सकता है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का जो कि कॉमन इक्विटी शेयर के वोलेटिलिटी के बारे में हेजिस्टेंट है, जो इसमें फिक्स डिविडेंड मिलता है, जो प्रायोरिटी क्लेम मिलता है एसेट पे लिक्विडेशन के दौरान। ये एक स्टेबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफर करता है एज कंपेयर टू कॉमन शेयर। साथ ही साथ कुछ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी होते हैं जिससे इन्वेस्टर को पोटेंशियल मिलता है कि उसको अपना पैसा वापस मिल जाए। दूसरा फायदा है इसका
फ्लेक्सिबिलिटी, जब भी कोई कंपनी के पास ज़्यादा कैश हो या लिमिटेड प्रॉफिटेबल इंस्ट्रूमेंट अपॉर्चुनिटी हो, तो वो रिडीम करना, वो चाहेगी कि रिडीम करें हम प्रेफरेंस शेयर को। ये कंपनी को अलाउ करता है कि वो कंट्रोल को रिगेन करे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे और ऑनगोइंग डिविडेंड पे पे आउट को अवॉइड करे। और लास्ट पॉइंट है डिविडेंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं है जैसा कि डिवेंचर हो गया या लोन हो गया जिसमें मैंडेटरी इंटरेस्ट पेमेंट होता है। प्रेफरेंस शेयर जो है गारंटेड डिविडेंड पे आउट के साथ नहीं आता है। कंपनी डिविडेंड पे करेगी प्रेफरेंस शेयर पे तभी पे करेगी यदि उसे डिक्लेयर करे और इसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो ऐसा करने का। ये एडवांटेजेस होता है कंपनी के लिए लो प्रॉफिटेबिलिटी वाले समय पे, क्योंकि इसके ये जो है फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना है। तो होपफुली आपको रीजन समझ में आ गया। तो इसके समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टर को आइडिया मिल जाएगा कि क्यों कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर को चूज करती है और कैसे ये जो फाइनेंसिंग टूल है वो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को इंपैक्ट करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्टोरिकल डिक्लाइन कैसे हुआ है। देखिए दोस्तों, हिस्टोरिकल डिक्लाइन कैसे हुआ है प्रेफरेंशियल शेयर के पॉपुलैरिटी में। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड इन्वेस्टर गेन। देखिए यहाँ पॉइंट समझाया जा रहा है कि लिमिटेड इन्वेस्टर गेन के बारे में बताया जा रहा है कि पहले क्या था, हमारे पास क्षमता था कि हम हायर रिटर्न मिल सकता था हमें स्टॉक मार्केट में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो है हमें फिक्स डिविडेंड देगा जो कि कुछ इन्वेस्टर को अपीलिंग नहीं लगता है। दूसरा पॉपुलैरिटी घटने का कारण है, पास्ट में क्या होता था कि कंपनी टैक्स एडवांटेज एंजॉय करती थी जब वो इंटरेस्ट पे करती थी डिवेंचर पे एज कंपेयर टू डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो ये बेनिफिट अब कम हो गया है जिस कारण से प्रेफरेंस शेयर कम अट्रैक्टिव हो गया है, समझे, क्योंकि वो टैक्स का तो बेनिफिट एंजॉय करती थी ना, अब तो मिल ही नहीं रहा है टैक्स का बेनिफिट। और तीसरा कारण ये है कि जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड का टैक्सेशन है इन्वेस्टर के हाथ में, ये फर्दर उनकी अपील को कम कर देता है। लेकिन अभी भी एडवांटेज है, डिस्पाइट दिस ड्रॉबैक प्रेफरेंस शेयर कैन स्टिल बी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल टूल कुछ कंपनी के लिए। कैसी कंपनी के लिए आइए देखते हैं। पहला कंपनी वो जहां पे यदि किसी कंपनी ने अपने मैक्सिमम बोरोइंग कैपेसिटी तक को रीच कर गया है डेब्ट के माध्यम से और अपने ऑनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना चाहती है कॉमन इक्विटी शेयर को इशू करके, तो प्रेफरेंस शेयर जो है एक मिडिल ग्राउंड ऑफर करता है। दूसरा कैसा कंपनी हो, एक हायर डिविडेंड रेट को ऑफर करके बाय ऑफरिंग अ हायर डिविडेंड रेट एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट, कंपनी अभी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकती है। एडिशनल बेनिफिट क्या क्या है, तो ये तो हमारा पोटेंशियल है कि हम अट्रैक्टिव इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कुछ प्रैक्टिकल एडवांटेज भी है कंपनीज के लिए। पहला एडवांटेज है कि किसी कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा कोई हमारा सिक्योर्ड लोन है वैसा नहीं है जिसमें कोलेटरल होता है मॉर्गेज के रूप में, हाइपोथिकेशन के रूप में, वो वैसा नहीं है हमारा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में किसी प्रकार की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर हमारे पास कुछ रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो प्रेफरेंस शेयर को इशू करना किसी भी सेम रेगुलेशन से रेगुलेटेड नहीं होता है जो कि हमारे पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाला बात होता है। तीसरा एडवांटेज है कि हमारा मैच्योरिटी फ्लेक्सिबल है, मतलब कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मैच्योरिटी पीरियड को सेट करे रिडेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए, जिससे वो अपने फाइनेंसिंग नीड को टेलर अप कर पाएगी। तो आपको प्रोस कौन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से कंपनी डिसाइड कर सकती है कि प्रेफरेंस शेयर जो है उनके स्पेसिफिक कैपिटल स्ट्रक्चर से अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और क्या जो पोटेंशियल बेनिफिट है वो लिमिटेशन को आउटवे कर रहा है करंट मार्केट एनवायरनमेंट में या नहीं कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम रिडेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए रिडेम्पशन में क्या होता है कि कंपनी जो है ना प्रेफरेंस शेयर को, जो इस कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को इशू किया था उसको वो वापस खरीदती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी को ज्यादा कंट्रोल मिलता है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे, और ये कंपनी को अलाउ करता है कि जो ऑनगोइंग डिविडेंड है वो आप ना पे करे, वो उसको रोक दे, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर पे। तो अब मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में कि होल्डर राइट एंड कंडीशन, ठीक है। तो जरा होल्डर के राइट और कंडीशन को देखते हैं। तो रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें रिडेम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला चीज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला चीज होता है रिडेम्पशन राइट, ठीक है। पहला चीज क्या होता है, रिडेम्पशन राइट। मतलब क्या हुआ कि शेयर होल्डर का क्या हक है कि उसके पास कंपनी टू हैव द कंपनी रिपर्चेज देयर शेयर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, कंपनी अपने शेयर को रिपर्चेज कर ले प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। दूसरा होता है रिडेम्पशन टाइमिंग, रिडेम्पशन डेट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये हो सकता है कि स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट हो या हो सकता है कुछ कंडीशन में पहले ही हो जाए। एक होता है हमारा मैच्योरिटी डेट। तो जो शेयर सर्टिफिकेट है जिसमें मैच्योरिटी डेट लिखा रहता है, कहाँ लिखा रहता है मैच्योरिटी डेट, शेयर दे क्या लिखा गया, शेयर सर्टिफिकेट पे, ठीक है। ये चीज़ है जो कि प्लान डेट होता है कंपनी को शेयर रिडीम करने का। और लास्ट है रीपेमेंट,
ठीक है, तो रीपेमेंट का मतलब क्या हुआ कि रिडेम्पशन के दौरान क्या होगा कि कंपनी जो है ना रिपे करेगी किसे किसे, तो सबसे पहले इन्वेस्टेड कैपिटल को, ठीक है, रिपे द फॉलोइंग टू द प्रेफरेंस। तो कंपनी क्या क्या रिपे करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? पहले तो इन्वेस्टेड कैपिटल रिपे करेगी, यानी कि जो ओरिजिनल अमाउंट जो इन्वेस्टर ने पे किया था प्रेफरेंस शेयर के लिए, और दूसरा क्या रिपे करेगी? एक्यूमुलेटेड डिविडेंड, यानी जो भी अनपेड डिविडेंड है जो कि एक्रूड हुआ होगा वो पे करेगी। तो आपने रिडेम्पशन प्रोसेस समझ लिया ना। आप इन्वेस्टर जो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं ना कि कैसे हम रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करें, राइट? समझ में आया? तो ये वो कंसीडर कर सकते हैं मैच्योरिटी डेट को, अर्ली रिडेम्पशन के पोटेंशियल को, और टोटल रिपेमेंट अमाउंट को जो कि वो रिसीव करेंगे जब शेयर रिडीम होगा। देखिए ये सब फायदा है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि ये पैराग्राफ का क्या एडवांटेज है, और फिर मैं आपको इस पे एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। तो चीज़ों को समझिए और एमसीक्यूज के लिए तैयार रहिए, ठीक है? चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिडेम्पशन का क्या मेथड होता है और शेयर होल्डर को क्या प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए, तो इस पैराग्राफ में हम लोग समझेंगे कि लीगल एस्पेक्ट क्या है प्रेफरेंशियल शेयर रिडेम्पशन का, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 55 में लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि क्यों ये जरूरी है कि हम शेयर होल्डर के फंड को इंपॉर्टेंस को आपको समझना जरूरी है। क्यों हम शेयर होल्डर फंड को प्रोटेक्ट करें रिडेम्पशन प्रोसेस के दौरान? जब हम रिडीम कर रहे हैं तो शेयर होल्डर के फंड को प्रोटेक्ट करना क्यों आवश्यक है, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डर फंड होता है, देखिए कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डर फंड होता है, इसको हम लोग इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। तो टोटल इक्विटी कैपिटल जो है घटता नहीं है प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के दौरान। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जो इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल इट डज नॉट डिक्रीज ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडेम्पशन। ये क्या करता है कि क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्रेडिटर कौन होते हैं? आउटसाइडर होते हैं, जिनके पास हायर क्लेम होता है कंपनी के एसेट पे एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यूरिंग लिक्विडेशन, राइट? तो वही कहा रहा, वही पॉइंट बताया जा रहा है कि दिस प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर हु हैव प्रायोरिटी ओवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यूरिंग लिक्विडेशन। तो ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये एक्ट इंश्योर करता है कि कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डर फंड है वो घटे ना, और ये क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, राइट? अब देखिए दो तरह का मेथड्स होता है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। एक्ट अलाउ करता है कंपनी को कि वो दो मेथड को यूज करे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का। पहला होता है फ्रेश इशू, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है, टू मेथड लिखा गया है ना, ठीक है। पहला कह रहा है कि शेयर होल्डर फंड्स आर नॉट रिड्यूस ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, मैंने बताया आपको। दूसरा दो तरीका, एक होता है फ्रेश इशू। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है नया शेयर इशू करती है, या किसी कैपिटल को रेज करने के लिए, या तो कॉमन इक्विटी शेयर होगा या एडिशनल प्रेफरेंस शेयर होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये दो तरह, ये नया शेयर इशू करती है कंपनी ताकि कैपिटल को हम रेज करें। तो जो इस नए शेयर से जो प्रोसीड आएगा, ठीक है, उसको यूज किया जाएगा एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में। तो ये जो मेथड होता है ना, वो टोटल शेयर होल्डर फंड को डायरेक्टली मेंटेन करेगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को नए कैपिटल से रिप्लेस करके। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, ये वो भी देखते हैं। दूसरा तरीका है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, यहां देखिए लिखा गया है, इसे समझिए ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है ना पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को रिटेन करती है। अब ये पूछेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, मतलब जो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कंपनी अपने पास रख लेती है और उसे ट्रांसफर कर देती है एक स्पेशल अकाउंट में, जिसका नाम होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब ये जो रिटेन्ड प्रॉफिट है ना, उसको यूज करके कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है बाद के दिनों में, लेटर डेट में। दोस्तों ये मेथड इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि शेयर होल्डर फंड को मेंटेन कर रहा है, प्रॉफिट को कंपनी में रख के इंस्टेड ऑफ पेइंग देम एट डिविडेंड। तो ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है, ये फ्यूचर लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का। तो हमने अभी आपको दो मेथड समझाए, राइट? तो इससे कंपनी इंश्योर करती है कि वो कंप्लाई करे लीगल रिक्वायरमेंट का। अब मैं आपको ले चलता हूं पीएनसीपीएस की दुनिया में और हम लोग इसके रिलेटेड पॉइंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको एक स्पेशल तरह का प्रेफरेंस शेयर होता है जो कि भारतीय बैंक यूज करती है, जिसको हम लोग परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। ये शेयर को डिजाइन किया गया है ताकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके कैपिटल एडिक्वेसी के लिए, और इसके पास कुछ यूनिक फीचर होता है। सबसे पहले मैं आपको इसके रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझाता हूं। पीएनसीपीएस भारतीय बैंक इशू करती है अपने एडिशनल टीयर 1 कैपिटल के हिस्से में, AT1 जिसको बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये एक की कंपोनेंट है बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क का। ये फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि बैंक सफिशिएंट कैपिटल रिजर्व मेंटेन करे ताकि अपने पोटेंशियल लॉस को एब्जॉर्ब कर सके और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। अब मैं आपको इसके इशुएंस और लिमिट के बारे में समझाता हूं। केवल भारतीय बैंक की पीएनसीपीएस को इशू कर सकती है, कोई भी सब्सिडरी एंटिटी इसे इशू नहीं कर सकती। फिर दोस्तों बैंक के जो बोर्ड होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कितना पीएनसीपीएस हमें इशू करना है, और जो टोटल वैल्यू है पीएनसीपीएस का वो 1.5% से ज्यादा नहीं हो सकता आरडब्ल्यूए का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, द टोटल अमाउंट ऑफ पीएनसीपीएस कैन नॉट एक्सीड 1.5% ऑफ द बैंक रिस्क वेट एसेट, और यदि इस लिमिट के बियॉन्ड आप इशू कर रहे हैं तो वो टीयर 2 कैपिटल में चला जाएगा कुछ कंडीशन में। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बैंक का रिस्क वेट एसेट होता है ना, उसका 1.5% निकाल लीजिए, उससे ज्यादा का पीएनसीपीएस टीयर 1 में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। यदि इससे ज्यादा भी है तो हमें टीयर 2 में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके की फीचर की बात करें तो पहला फीचर है कि ये परपेचुअल है, मतलब इन शेयर के पास कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता और उसे परमानेंट कैपिटल माना जाता है बैंक के लिए। दूसरा फीचर है कि नॉन कुमुलेटिव है, मतलब जो भी डिविडेंड हम मिस कर गए वो एक्यूमुलेट नहीं होगा और वो फोरफिट हो जाता है, इन्वेस्टर अपने राइट को लूज कर देंगे फ्यूचर में रिसीव करने से। तीसरा फीचर है कोई गारंटेड रिडम्पशन नहीं होता है, मतलब कोई मैकेनिज्म ही नहीं है गारंटेड रिडम्पशन का बैंक के द्वारा, और जो डिविडेंड रेट है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होता है ओवर द टाइम। और नेक्स्ट फीचर है कि हमारा मार्केट रेट डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड है वो फिक्स भी हो सकता है या फ्लोटिंग भी हो सकता है बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। और नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टर फोर्स नहीं कर सकते बैंक को कि वो शेयर को रिपर्चेज करे, यानी कोई पुट ऑप्शन नहीं होता है फॉर इन्वेस्टर, दे कैन नॉट फोर्स रिडेम्पशन। और नेक्स्ट फीचर है हमारा कि बैंक के पास राइट होगा रिडीम करने का शेयर को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के इन्वेस्टर एसेस कर सकते हैं रिस्क को और पोटेंशियल रिटर्न को। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज को कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे की डिस्कशन को जारी रखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज करते हैं ताकि हम लोग देख पाए कि हमारा कंसेप्ट कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसा है। चलिए सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज द की एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी फॉर अ कंपनी। पहला कह रहा है कि दे ऑफर गारंटेड रिटर्न टू इन्वेस्टर, ये गलत है, हाइब्रिड का सिक्योरिटी कोई गारंटेड रिटर्न ऑफर नहीं करता। दे सिंप्लीफाई द कैपिटल स्ट्रक्चर बाय रिड्यूसिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल गलत है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट घटता नहीं है और नया तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सामने आ जाता है। तीसरा कह रहा है दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग डेप्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, बिल्कुल सही है। दे एलिमिनेट द रिस्क ऑफ डेप्ट डिफॉल्ट टुगेदर, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली कंपेयर इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग फॉर अ कंपनी। पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग ऑफर इन्वेस्टर रेजिडुअल क्लेम ऑन कैपिटल एसेट, गलत है। इक्विटी होल्डर का रेजिडुअल क्लेम होता है, डेट होल्डर का फिक्स क्लेम होता है, मैंने आपको बताया था। डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड मैनेजरियल कंट्रोल टू द लेंडर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग डज नॉट, बताइए गलत है कि सही है? गलत है। मैनेजरियल कंट्रोल जो है हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग में होता है, डेट फाइनेंसिंग में नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इक्विटी फाइनेंसिंग ऑफर अ फिक्स क्लेम ऑन द कंपनी कैश फ्लो व्हाइल डेट फाइनेंसिंग डज नॉट, ये भी गलत है। इक्विटी फाइनेंसिंग जो है फिक्स क्लेम नहीं ऑफर करता, इक्विटी फाइनेंसिंग में रेजिडुअल क्लेम होता है। ऑप्शन डी कर रहा है इक्विटी फाइनेंसिंग रिप्रेजेंट ऑनरशिप व्हाइल डेट फाइनेंसिंग रिप्रेजेंट अ लोन, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ कन्वर्टेबल डिवेंचर, इट ऑफर अ फिक्स डिविडेंड पे आउट रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी परफॉर्मेंस, गलत होगा। रेगुलर डिवेंचर जो है फिक्स डिविडेंड देता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर का वेरिएबल पोटेंशियल होता है। ऑप्शन बी कर रहा है इट ग्रांट द होल्डर द राइट टू परचेज शेयर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस विद इन अ टाइम लिमिट, ये भी गलत है। ये वारंट होता है, वारंट होल्डर को राइट देता है कि वो शेयर को परचेज करेगा, हम लोग वारंट को कल डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि इट इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन पोटेंशियली बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी स्टॉक अंडर सर्टेन कंडीशन, बिल्कुल सही जवाब है। कन्वर्टेबल डिवेंचर नाम में ही लिखा हुआ है कन्वर्टेबल, जिसको हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर सकेंगे, कंपनी के स्टॉक में कन्वर्ट कर सकेंगे कुछ कंडीशन के अंदर। ऑप्शन डी का रहा है इट इज अ टाइप ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग दैट गिव इन्वेस्टर रेजिडुअल क्लेम, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर एक तरह का डेट फाइनेंसिंग होता है, याद रखिएगा, नॉट हैव इक्विटी फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा हाइब्रिड सिक्योरिटी का डिसएडवांटेज है इन्वेस्टर के लिए। हायर पोटेंशियल रिटर्न, अब एक चीज बताइए, रिटर्न का भी डिसएडवांटेज हो सकता है, ये तो एडवांटेज होगा। लेस वोलेटिलिटी मार्केट, देखिए वोलेटाइल मार्केट कम है, ये भी एडवांटेज है। सिंपलर कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ये देखिए ये गलत है। हाइब्रिड सिक्योरिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल तो होता नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब प्रेफरेंस शेयर, दे ऑफर अ फिक्स्ड डिविडेंड दैट टेक प्रायोरिटी ओवर कॉमन इक्विटी डिविडेंड बट नॉन पेमेंट कैन फोर्स द कंपनी टू बैंकरप्सी, देखिए नॉन पेमेंट जो है ट्रिगर नहीं करता है बैंकरप्सी को, लेकिन इन्हें प्रायोरिटी होता है कॉमन इक्विटी डिविडेंड, ये करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रायोरिटी होता है, लेकिन नॉन पेमेंट के कारण आप ट्रिगर नहीं कर सकते। दे हैव वोटिंग राइट, प्रेफरेंशियल शेयर हो गया उसको वोटिंग राइट नहीं होता है।
ठीक है। दे रिप्रेजेंट द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर अ कंपनी। डेट फाइनेंसिंग का तो पार्ट है ही नहीं, हाइब्रिड सिक्योरिटी का पार्ट है। दे ऑफर अ हायर क्लेम। तो आप ये समझिए, अभी हमने कन्वर्टेबल डिवेंचर का बात किया तो मैंने आपको क्या बोला, वो डेट फाइनेंसिंग का पार्ट है। अभी हम लोग प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो ये किसका पार्ट है, हाइब्रिड सिक्योरिटी का पार्ट है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कोई पार्टिकुलर जो टूल है, जो पार्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वेदर इट इज पार्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग और हाइब्रिड सिक्योरिटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर हाइब्रिड सिक्योरिटी, राइट। लास्ट ऑप्शन कर रहा है दे ऑफर अ हायर क्लेम ऑन कंपनी एसेट ड्यूरिंग लिक्विडेशन। यस, करेक्ट, वेरी गुड। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है मल्टीपल क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैंने अभी आपको बताया था ऑल प्रेफरेंस शेयर क्लास हैव इक्वल राइट एंड क्लेम प्रायोरिटी, गलत है। सीनियरिटी भी होता है, कंपनी कैन इशू मल्टीपल क्लास विद वेरिंग डिविडेंड रेट, मैंने आपको सीनियरिटी वाला केस बताया था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एक कोई इन्वेस्टर है जो कि प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाह रहा है, वो प्रायोरिटाइज करता है सारे प्रॉमिस डिविडेंड को रिसीव करें, चाहे कंपनी जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टी क्यों ना फेस करे एक साल में। तो कौन सा प्रेफरेंस शेयर बेस्ट अलाइन करेगा, नॉन कुमुलेटिव? नहीं, नॉन कुमुलेटिव में क्या होता है कि यदि डिविडेंड मिस हुआ ना तो वो फॉरफिट हो जाता है। कुमुलेटिव बिल्कुल सही, जो डिविडेंड अनपेड होगा वो कुमुलेटिव से एक्यूमुलेट होगा, ऑप्शन बी सही है। एक कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रही है, वो चाहती है कि फिक्स डिविडेंड हम ऑफर करें अपने इन्वेस्टर को, लेकिन वो ये भी चाह रही है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि वो रिडीम कर पाए शेयर को 10 साल के बाद। तो इंडियन रेगुलेशन जो है इस तरह के प्रेफरेंस शेयर को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम बीइंग इशूड। तो ये कौन सा शेयर है, तो ये है हमारा नॉन रिन्यूएबल। मैंने बोला था ना कि नॉन रिन्यूएबल जो है वो अलाउ नहीं है। एक कंपनी जो है सिक्योरिटी इशू करना चाह रही है, वो उस मार्केट में है जहां पे इन्वेस्टर जो है कॉमन इक्विटी शेयर के बारे में हेजिस्टेंट है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कंपनी चाहती है कि हम फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करें फ्यूचर लॉस के दौरान। तो कौन सा सिक्योरिटी बेस्ट सूट करेगा, तो ये हमारा होगा प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इसमें फिक्स डिविडेंड होता है और कोई गारंटी पे आउट नहीं होता है। दोस्तों यहाँ तक हमने एमसीक्यू आज डिस्कस किया, अगला एमसीक्यू को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको इस सेशन जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस सेशन को जारी रखूं तो प्लीज लाइक द सेशन एंड प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन टू कंटिन्यू। आपका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इस सेशन को जारी रखने के लिए। धन्यवाद।